ना सो कर जा पुत, किस चीज च लग जू टुट जूगा अपना। ये कौन है? मैडम इनको प्लीज ना अपने आप को म्यूट कर लिया करें, आपको पता नहीं कौन है। ओके। अच्छा, अब चौथी चीज है। चौथी चीज यहाँ पे आती है इवेल्युएशन। ये इस टर्म को, इस वर्ड को लोग बहुत गलत पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं इवेल्युएशन या इवोल्यूशन या इस तरह। ये वर्ड है इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन। अच्छा, ये होता क्या है मैं बाद में समझा देता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये जो पेडागोजी और कंटेंट को है इसको, और ये जो लर्निंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, मैं इसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ने लगा हूँ। तो एक्चुअली जब आपने कोई कंटेंट बनाना है, आपने एम्स सेट किए, उन एम्स के लिए आपने एक कंटेंट डेवलप किया। आप यूं ही नहीं कि हैप्पैज़र्डली एक कमरे में बैठ के, जैसे कि होता है पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस है, एक बड़े एसी वाले कमरों में बैठ के कंटेंट डेवलप कर लिया जाता है और फिर थोप दिया जाता है बच्चों के ऊपर कि आपने पढ़ाना है। नॉट ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलेक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, सारे लोग अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल एबिलिटीज, सारे बच्चे बराबर नहीं होते। तो सारे बच्चे इक्वली लर्न भी नहीं कर सकते, और सारे बच्चे इक्वल कंटेंट लर्न भी नहीं कर सकते। आपको समझ आई ना बात, की सारे बच्चे एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो सारे बच्चों को कंटेंट एक तरह से नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी कंटेंट डेवलप हो रहा होता है, करिकुलम एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो ग्रॉस रूट के लेवल पे जाते हैं। फिर स्टैंडर्डाइज्ड या यानी कि सैंपल लेके बच्चों के एप्टीट्यूड को मेजर किया जाता है, उनके आईक्यू को मेजर किया जाता है, उनकी एज के हिसाब से फिर कंटेंट को डेवलप किया जाता है। अब बच्चों का जो आईक्यू है इसको मेजर करना, बच्चों की कैपेसिटीज का अंदाजा लगाना, मेंटल कैपेसिटीज की बात हो रही है, क्या ये उसकी एज के साथ रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये सारा चीज हमें कौन बताती है? हमें बताती है साइकोलॉजी। तो एक तो इस वजह से साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। दूसरा, जब आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो आप सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते, आप बच्चे को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। आप बच्चे को के अंदर बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। एक टीचर को क्लास के अंदर जाते हुए पहले 5-10 मिनट में ही अंदाजा हो जाता है कि मेरा कौन सा बच्चा लायक है, कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला, कौन शरारती है, कौन नालायक नालायक है, कौन किस परेशानी में बैठा हुआ है। ठीक है, क्यों पता चलता है कि टीचर इज अ गुड ऑब्जर्वर। और ये चीजें जो है, ये बिल्कुल साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब साइकोलॉजी क्या चीज है? दो चीजें होगी, दो तीन बातें हो गई कि साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़ाई जाती है। तीसरा, जब भी लर्निंग प्रोसेस, ये इधर आ जाए, लर्निंग प्रोसेस एक ट्राइंगल है, मैंने कल बताया था, ये तीन एलिमेंट्स इसके पूरे हों तो लर्निंग होती है। अब जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ये टीचर तभी समझ सकता है जब उसको साइकोलॉजिकल थ्योरीज का पता हो, जब उसको ये पता हो कि एक बच्चा किस तरह से सीखता है, किस एज में क्या क्या चीज सीख सकता है, ठीक है, और मुझे उसको किस तरह से सिखाना है। देखें, ये जो कंटेंट होता है ना, इसकी बेस के ऊपर टीचिंग मेथड्स डिजाइन किए जाते हैं। मैं कल भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप कोई ऐसा करें कि कोई क्लास चौथी पांचवी छठी सातवीं किसी भी क्लास का एक लेसन देखें, उसके शुरू में स्टूडेंट लर्निंग और आउटकम्स या स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, साथ ही में नीचे लिखा होता है, वहां पे टीचर गाइड भी होती हैं। हर क्लास की एक टीचर गाइड भी आती है, उसमें लिखा होता है कि आपने ये वाला जो लेसन है, फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेसिस है, तो ये फोटोसिंथेसिस आपने किस टीचिंग मेथड के जरिए पढ़ाना है। मतलब आपने खाली बच्चे को लेक्चर में देना है, या आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करवानी है बच्चे की, या आपने उसको कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, या कोई प्रैक्टिकल करवाना है। तो टीचिंग मेथड डिजाइंड होते हैं। अब ये कौन डिजाइन करता है? ये वो जो करिकुलर एक्सपर्ट्स, जो ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो बच्चों की कैपेसिटीज को लर्निंग थ्योरीज को जानते होते हैं। तो वो उन उन सारी चीजों को देख के कंटेंट को बच्चे की सलाहियतों के मुताबिक डिजाइन करते हैं, और साथ में टीचिंग मेथड डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक चीज होगी कि हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। दूसरा, साइकोलॉजी के अंदर होती है थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, लर्निंग थ्योरीज। ये हम जाके अभी इसमें पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से हमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल है हमारा, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? देखें, फिलॉसफी एक टॉपिक है, ठीक है। फिलॉसफी का मतलब होता है किसी का नजरिया हयात, किसी की सोच, किसी की गौर व फिक्र करने का तरीकेकार। अब हमें बहुत सारी एजुकेशनल फिलॉसफीज मिलती है। शुरू शुरू में फिलॉसफी की तीन ब्रांचेस हैं।
मैं वैसे आगे जाके फिलोसफी में ये पढ़ाऊंगा। एक मेटाफिजिक्स होता है, एक एक्सियोलॉजी होता है, एक एपिस्टेमोलॉजी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप याद रख लेंगे तो आगे जाके मजीद अच्छे। एपिस्टेमोलॉजी, अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, और उसके अलावा आ जाता है एक्सियोलॉजी। ये तीन ब्रांचेस जो है हमने यहाँ पे पढ़नी है। वैसे तो और भी बहुत सारी है। मेटाफिजिक्स का ताल्लुक होता है कि इस दुनिया के अंदर, यहाँ ये समझने की बात है, इस कायनात से बाहर, हमारे दिमाग से बाहर, हमारी परसेप्शन से बाहर की जो चीजें हैं, या हमारे ऐसी चीजें जो जिनका कोई रियलिटी में फिजिकल वजूद नहीं है। मेटाफिजिक्स इज अबाउट ऐसी चीजें जिनका कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, उन चीजों के बारे में जानना, उन चीजों को पढ़ना, उन चीजों को सोचना, ये कहलाता है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स के अंदर ही ये साइकोलॉजी शुरू में पढ़ाया जाता था, लेकिन 1875, ये साल आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में पूछता है। 1875 में आके ये जो एक जर्मन यूनिवर्सिटी है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है विल्हेम वुंट। ये नाम याद रखना है आपने, विलहेल्म वुंट। खाली वुंट से भी याद रख सकते हैं आप। विलहेल्म वुंट ने जर्मनी के अंदर एक, जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी के अंदर इस बंदे ने एक लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पे सबसे पहली दफा साइकोलॉजी को पढ़ाया जाना था, जहां पे सबसे पहली दफा साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग करके पढ़ाया गया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो विल्हेम वुंट है, इसको साइकोलॉजी का फाउंडर या साइकोलॉजी का फादर भी माना रहता है, मॉडर्न साइकोलॉजी का। ये नाम आप लोगों ने मॉडर्न साइकोलॉजी, अगर सिर्फ साइकोलॉजी पूछे तो अरिस्टोटल आ जाता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी यहाँ से शुरू होती है। अब हम जरा ना बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के मीनिंग के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी का मतलब होता है जनाब जी, ये दो वर्ड से निकला है। जैसे मैंने कल बताया था ना कि आपने एटमोलॉजी याद रखनी है, तो आपने इसकी भी एटमोलॉजी याद रखनी है। ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, और वो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? एक है साइकी और एक है लोगोस। एक है साइकी और एक है लोगोस। ठीक है, लोगोस, लोगोस का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी। ठीक है, और साइकी का मतलब होता है माइंड। माइंड, ठीक है, साइकी का मतलब क्या होता है? माइंड। या इसका मीनिंग ये भी लिया जाता है, बिहेवियर भी लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या लिया जाता है? बिहेवियर। हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है, एक्चुअली वही हम करते हैं। बिहेवियर क्या होता है? जो काम हम करते हैं, एन एक्शन। बिहेवियर मीन्स एन एक्शन। तो हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें होती हैं वही हम एक्ट करते हैं। इस वजह से साइकोलॉजी को, तो फिर उसका लिटरल मीनिंग जो साइकोलॉजी का है वो है स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड। अब इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये आगे जाके हम अभी साइकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक ब्रांच है जो कहती है, या एक स्कूल ऑफ थॉट है, या एक नजरिया है जो कहता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। लेकिन अब जो मौजूदा जो टाइम चल रहा है, जो अमेरिकन साइकोलॉजी चल रही है, उसके मुताबिक स्टडी इज नॉट, साइकोलॉजी इज नॉट स्टडी ऑफ बिहेवियर, बल्कि ये स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, एक बात। तो दो मीनिंग हो गए इसके, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब पेपर में क्या होगा? पेपर में वो आपको स्टडी ऑफ माइंड अकेला भी दे सकता है, वो आपको अकेला स्टडी ऑफ बिहेवियर भी दे सकता है, वो आपको ये दोनों भी दे सकता है, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तीसरी चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने नोट करना है। मैं इसलिए जोर दे के समझा रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का नंबर ये जाया ना हो। साइकोलॉजी को, जो मैंने बताया ना शुरू में, ये फिलोसफी का एक सब्जेक्ट था। तो फिलोसफी के अंदर जो मेटाफिजिक्स है, इसमें बेसिकली तीन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है मेटाफिजिक्स के अंदर। ये यूनिवर्स यहाँ पे कब से है, इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है, इस यूनिवर्स ने कब तक रहना है। ठीक है, ये सारे सवालात हैं जो फिलोसफी के अंदर डिस्कस होते हैं। वहां पे अगर मैं इसको ना डिटेल में, मेटाफिजिक्स जो वर्ड है इसकी भी आपको डेफिनेशन, इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन आगे जाके फिलोसफी में पढ़ाऊंगा। तो मेटाफिजिक्स के अंदर स्टडी ऑफ गॉड भी होती है। मेटाफिजिक्स के अंदर ही एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको बोला जाता है स्टडी ऑफ सोल। याद आपकी रखिए, कितने तरफ फोन स्टडी ऑफ फोन से सोल। ये कौन है? ये इनको ना प्लीज मैसेज को कर दे कि बंद, आप अपना ना क्लोज कर लें। बात की समझ आ रही है आप लोगों को? तो फिजिक्स के अंदर या मेटाफिजिक्स के अंदर एक टर्म है जिसको बोला जाता है स्टडी ऑफ सोल। वो जो स्टडी ऑफ सोल है ना, वो साइकोलॉजी है। ठीक है, यानी कि हमारी जो रूह है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको हम सिर्फ परसीव कर सकते हैं, जो रियलिटी में मौजूद नहीं है। तो सोल भी हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, थॉट के बारे में
या सोल के बारे में जो स्टडी है उसको भी साइकोलॉजी कहा जाता है। तो अब जो सवाल बनेगा पीपीएससी वाला, वो इस तरह से बनाएगा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नीचे ऑप्शन ए होगा स्टडी ऑफ माइंड, ऑप्शन बी होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी होगा स्टडी ऑफ सोल, और आगे दिया होगा ऑल ऑफ दीज। अगर तो ऑल ऑफ दीज दिया है तो तीनों आंसर है। अगर उसने ऑल ऑफ दीज नहीं दिया हुआ तो वो या दो दे के साथ में बोथ ऑफ दीज दे देगा, या वो सिर्फ एक देगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इसकी डेफिनेशंस है, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर और स्टडी ऑफ सोल। जो सबसे पहली डेफिनेशन है इसकी, जो सबसे पुरानी डेफिनेशन है, वो स्टडी ऑफ सोल है। साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता है, उसके बाद स्टडी ऑफ बिहेवियर, और तीसरे नंबर पे जो अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जो मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वहां पे साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा जाता है। समझ आ रही बात की? अगर तो समझ आ रही है आपको तो देन वेल एंड गुड। तो आई होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ये आपका एक नंबर, दो नंबर पक्के यहाँ पे हो गए। एक, कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। दूसरा, मैंने पिछले पेज में बताया आपको कि स्टडी, जो हमारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, या जो साइकोलॉजी हम आजकल पढ़ते हैं, इसको किस बंदे को इसका फाउंडर माना जाता है। तो वो ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, फाउंडर भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। इससे पहले साइकोलॉजी को अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था, फिलॉसफी मौजूद था, मेटाफिजिक्स मौजूद था, बाकी चीजें थी, साइकोलॉजी अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन इस बंदे ने, विल्हेम वुंट ने, पहली लाइब्रेरी, पहली क्लास आके 1875 में बनाई है, लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। तो वहां से फिर साइकोलॉजी का अलग से, अलग साइकोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाने लगा। इससे पहले अरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है, उसको स्टडी ऑफ, उसको फादर ऑफ, फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। अगर मॉडर्न साइकोलॉजी का टर्म उसने पूछा हो तो विल्हेम वोंट, और अगर साइकोलॉजी का पूछा हो तो अरिस्टोटल, और अगर अरिस्टोटल का नाम नहीं दिया हुआ तो वोंट का नाम दिया हुआ है, तो वोंट उसका आंसर होगा। तो ये आपने अपना बना लेना है। ओके, नेक्स्ट आई विल कम टू मूव टू योर, अच्छा यहाँ पे ना अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं। अब भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है? इट सिंपल मीन्स सिंपली इट मीन्स के आपने स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में जो पढ़ना है, स्टूडेंट कैसे सीखता है, स्टूडेंट कैसे सीखता है, स्टूडेंट कब सीखता है। ये भाई को, ओके, तो स्टूडेंट कब सीखता है, कैसे सीखता है, कितना अच्छा सीखता है, कौन सा स्टूडेंट अच्छा सीखता है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो लो लर्नर है, ठीक है, ये टर्म लो लर्नर है, कौन सा बच्चा हाई लर्नर है, ठीक है, ये कौन आपको बताएगा? ये उसका आईक्यू लेवल बताएगा। तो ये आईक्यू कैसे नापते हैं, कैसे निकालते हैं, किसने निकाला, ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे याद रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग एंड टीचिंग। बच्चा कैसे सीखता है, टीचर कैसे सिखाता है। जब आपने ये पढ़ना, देखो लर्निंग, एक लर्निंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये कोई फिजिकल चीज तो नहीं ना है जिसको आप देख सकते हैं। लर्निंग तो मेंटल प्रोसेस है एक। तो स्टडी ऑफ माइंड में क्या करते हैं कि हमारा माइंड, स्टडी ऑफ माइंड का मतलब ये है कि हमारा माइंड चीजों को किस तरह से प्रोसेस करता है, इसका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, ये कॉग्निशन किस तरह से करता है, थिंकिंग किस तरह से करता है, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट वी स्टडी अबाउट माइंड इज स्टडी ऑफ माइंड एंड इट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसमें एक हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है लर्निंग, टीचिंग। तो वो कहाँ पे पढ़ा जाता है? हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी, अब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके अंदर ना हमने कुछ थ्योरीज पढ़नी है, उनको कहा जाता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो याद, थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। लर्निंग थ्योरीज, वैसे तो ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट आई हैव बीन डायरेक्टेड कि थोड़ा सा इसको ना जल्दी करना है, क्योंकि हो सकता है पेपर आपका जल्दी आ जाए। लर्निंग थ्योरीज, सबसे पहले तो लर्निंग को डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि हम पता लगा सकें कि एक बच्चा किस तरह से सीखता है, एक टीचर कैसे सीखता है, ठीक है, उसके लिए। और हमारा माइंड जो है वो किस तरह से प्रोसेस करता है, उसकी थिंकिंग किस तरह से करती है, उसकी इंटेलिजेंस से क्या मुराद है, उसकी कॉग्निशन से क्या मुराद है। ये सारे वो अल्फाज हैं जो इसी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं हमने। लर्निंग,
लर्निंग की सबसे पहले डेफिनेशन क्या करते हैं? लर्निंग क्या है जी? लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग क्या है जनाब जी? एक प्रोसेस है। और दूसरा, ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ये एक कॉग्निटिव, ये लफ्ज याद रखिएगा, कॉग्निटिव, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, ठीक है, मेंटल या माइंड से रिलेटेड मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिव से मुराद क्या है? कॉग्निशन एक वर्ड होता है, ये नाउन है। कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब सिर्फ होता है सोच, या सोच, सोच को बनाने का अमल। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? सोच को डेवलप करने का एक अमल। तो वहां से वर्ड निकला है कॉग्निटिव। तो लर्निंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। अब लर्निंग से होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग से क्या होता है? लर्निंग से चेंज आता है। लर्निंग से क्या होता है? चेंज आता है। अब यहाँ मैंने आपको एजुकेशन, ये जो साइकोलॉजी है इसकी थ्योरीज और इसकी ब्रांचेस आप कह लें, दो चीजें हैं, ब्रांचेस पढ़ाने लगा हूँ। सबसे पहली जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, हम साइकोलॉजी की नहीं पढ़ेंगे, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे। वैसे तो सबसे पहली जो साइकोलॉजी की ब्रांच शुरू थी, जो निकली थी, जो विल्हेम वुंट ने निकाली थी, उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटलिज्म। जब मैंने अभी आपको बताया ना, मॉडर्न साइकोलॉजी का दौर शुरू हुआ है 1875 में, तो इसका जो सबसे पहला पीरियड है उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा पीरियड इसका शुरू होता है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, इनका तलक सिर्फ दिमाग के काम करने के साथ था, कि हम ये तो पता लगाएं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। ठीक है, अबाउट फंक्शन ऑफ माइंड। इन दोनों ने सिर्फ फंक्शन ऑफ माइंड के ऊपर काम किया है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा दौर शुरू होता है वो है बिहेवियरिज्म। ठीक है, और ये सबसे पहली, दुनिया के अंदर सबसे पहली एजुकेशनल साइकोलॉजी मानी जाती है, बिहेवियरिज्म। ये साइकोलॉजी की ब्रांच है, ये भी साइकोलॉजी की ब्रांच है, ये भी साइकोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन ये कौन सी साइकोलॉजी है? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है? कि इस वाली ब्रांच ने, बिहेवियरिज्म ने, यानी कि बिहेवियरिस्ट ने, वो लोग जिन जो इसके फाउंडर थे, या जो इसके प्रोटैगनिस्ट थे, या वो लोग जो इसके मुफक्कर कह लें, जिन्होंने बिहेवियरिज्म को जन्म दिया, जिन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर बात की, वो लोग कहते हैं उन लोगों ने पहली दफा जब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को एजुकेशन के ऊपर अप्लाई किया, लर्निंग के ऊपर अप्लाई किया, तो जो थ्योरी बनी वो बनी बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म से पहले ना हमें लर्निंग को समझना है। लर्निंग क्या है जी? लर्निंग की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर। और ये वाली जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी इन्होंने दी है, बिहेवियरिस्ट ने। ये जो लर्निंग की डेफिनेशन दी गई है, चेंज इन बिहेवियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लर्निंग की डेफिनेशन वो पूछता है, वो ऊपर लिखता है, द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? साइकोलॉजी, लर्निंग, फिलोसफी, कॉग्निशन, या क्या? दोबारा सुन ले। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इसको आप क्या कहते हैं? क्या आप इसको लर्निंग कहते हैं? क्या आप इसको कॉग्निशन कहते हैं? क्या आप इसको बिहेवियरिज्म कहते हैं? क्या आप इसको फिलोसफी कहते हैं? क्या आप इसको साइकोलॉजी कहते हैं? बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इसका एक ही आंसर है, लर्निंग। समझ आ गई? लर्निंग का मतलब क्या होता है? बिहेवियर में चेंज आना। देखो, हमें जैसे आजकल ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और सॉरी, हमें ट्रैफिक रूल्स अच्छे से हम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? कि ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट पहनना, देखो हेलमेट पहनना क्या है? एक बिहेवियर है। पूरी सोसाइटी का, हमारी पूरी सोसाइटी का बिहेवियर नहीं था इससे पहले हेलमेट पहनना। मतलब अगर सपोज कर लो 2025 से पहले चंद लोगों का होगा, लेकिन आज क्या है? आज अगर रोड के ऊपर हमें 200 बंदा एक घंटे में नजर आता है, तो उसमें से 198 बंदे ने हेलमेट पहना होता है। मतलब अब अगर अंदाजा लगाएं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक माह से पहले हमारी सोसाइटी का बिहेवियर क्या था? कि हमने हेलमेट नहीं पहनना। अब बिहेवियर क्या है? कि हमने हेलमेट पहनना है। तो ये क्या है? ये एक चेंज है। ये एक चेंज है, और इस चेंज को भी एक कहेंगे लर्निंग। समझ आ रही बात की? इसी तरह एक बच्चा है, वो पहले गलत सीखता है, सवाल करता है, गलत करता है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, और वो सवाल सही हल करना शुरू कर देता है। वो चीजों को याद करना शुरू कर देता है, वो चीजों को खुद से लिखना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीजें कहलाती हैं बिहेवियर। आगे जाके ना हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, वहां पे एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल होता है, शायद अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो,
रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस करना किसी चीज का, किसी चीज को अप्लाई करना, कोई चीज क्रिएट करना, वो सब इंसानी बिहेवियर्स हैं। और वो सब जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब है हम लर्न कर रहे हैं। तो सिंपल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि चेंज इन बिहेवियर। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने ये दे दी आपको, हेलमेट वाली, रेलेवेंट है आज के हवाले से। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये बिहेवियरिज्म से भी रिलेटेड है। यार मुझे ये बताओ कि आप लोग मुझे सुन रहे हो? सारे बताओ, क्या सुन रहे हैं आप लोग? ओके, समझ आ रही बातों की? हैं, समझ कम आ रही है, कौन किन को समझ नहीं आ रही? ये आपको समझ इस वजह से नहीं आ रही होगी कि शायद आपने इससे पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, है ना? मैं कोशिश करूंगा कल वाला नेट मिल जाए, भी मैंने वैसे अपलोड नहीं किया। या आपने साइकोलॉजी इससे पहले पढ़ी नहीं है? अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसकी वजह अब ना समझ आने की वजह यह है कि मैं थोड़ी सी ना स्पीड में चीजें पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा चीजें पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल बेसिक, अभी भी मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। ओके ओके, बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह, आ जाएगी समझ आहिस्ता आहिस्ता ना। आपने जो याद करना है वो साइकोलॉजी का टर्म, साइकोलॉजी का मीनिंग याद रखना है। ये जो थ्योरीज हैं इनके नाम याद रखने हैं। जो जो चीज मैं बताऊं ना कि ये जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाना है भाई, वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा। एक सेकंड मुझे दे, मैं चाय पी लूं, बहुत ठंडी होगी। चलिए पढ़ लेते हैं, चाय बाद में पी लेंगे। अच्छा, अब ना बिहेवियरिज्म को समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने सबसे पहले आपको समझाया लर्निंग। मैंने अभी बताया था ना कि लर्निंग को समझना बहुत जरूरी है। लर्निंग की डेफिनेशन बताएं जी, क्या है? चेंज इन बिहेवियर। अगर तो आपने ये डेफिनेशन याद कर लिया है तो आपका एक नंबर सेव हो गया। और ये खाली चेंज नहीं है, इसके साथ में अभी एक और वर्ड भी जोड़ना है, चेंज इन बिहेवियर। अब देखो चेंज कैसे आता है। सबसे पहले ये जो मैंने बताया ना, जो फिलोसफी की, साइकोलॉजी की दो ब्रांचेस थी, क्या नाम है उसका? एक्सपेरिमेंटलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। उनका काम सिर्फ ये था कि वो देख रहे थे, वो ये देखना चाह रहे थे कि हमारा इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है, हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। तो उन्होंने कहा कि जो हम हमारा जो माइंड है ना, इसके बाद ना अगली जो ब्रांच आती है ना, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म से पहले लोग ये सोचना चाह रहे थे, ये देखना चाह रहे थे कि यार हमें पता लग जाए कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। लेकिन कोई खातिर खा प्रमोशन या खातिर खा डेवलपमेंट नहीं हुई जब तक बिहेवियरिस्ट नहीं आए। जब बिहेवियरिस्ट आए ना, इन्होंने फिर कहा कि भाई अगर आपने ये देखना है कि किसी इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है, या किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तो आप उसके माइंड को ना डायरेक्ट स्टडी करें, क्योंकि ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो इंसान के दिमाग को रीड कर सके। ठीक है ना? हाँ, मतलब इमोशंस तो होते हैं कि हम किसी को रीड कर सकते हैं, और इमोशंस हमें कहाँ से नजर आते हैं? इमोशंस हमें किसी के बिहेवियर से नजर आते हैं। तो बिहेवियरिस्ट जब आए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर आपने किसी की ये देखना है कि किसी के माइंड का फंक्शन क्या है, या किसी का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, या क्या सोच रहा है, तो भाई पहले आप उसका बिहेवियर देखें। आप क्या करें? उसका बिहेवियर देखें। मैंने बताया ना कि इससे पहले की जो स्टडी है वो स्टडी ऑफ सोल थी, फिर स्टडी ऑफ माइंड, और फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जब ये कहा गया कि अगर हमने किसी के दिमाग को के अंदर क्या चल रहा है ये देखना है, तो उसको उस ये देखने के लिए उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाए। इस चीज को या इस थ्योरी को कहा जाता है बिहेवियरिज्म। ठीक है? बिहेवियरिज्म से मुराद होता है किसी के बिहेवियर को स्टडी करना, किसी के बिहेवियर को स्टडी करना। जब आपको पता लग जाएगा कि ये एक बंदा एक खास सर्टेन सिचुएशन में इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, तो आपको उसके माइंड के फंक्शन का भी पता लग जाएगा कि ये इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे, आप अक्सर कहते हैं ना, बच्चों को देख ले, आप टीचर हैं या अपनी फैमिली में आप अक्सर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। भाई आपको क्यों पता है? आपको कैसे पता चला? कैसी ऐसी कौन सी साइंस है? वो जो साइंस है उसका नाम बिहेवियरिज्म है।
मतलब आप उसका बिहेवियरिज्म देख रहे होते हैं, उसका बिहेवियर बता रहा होता है आपको कि इट इज व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड, हर माइंड। समझ आ रही बात की? तो ये जो पहली ये जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म, इसी को फिर अप्लाई किया गया एजुकेशन के अंदर। इसी को फिर एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया गया। अब किस बंदे ने किया वो मैं आपको बता देता हूँ। बिहेवियरिज्म की समझ आ गई आपको? बिहेवियरिज्म क्या है? दी स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को क्यों स्टडी किया जाता है? इसलिए स्टडी किया जाता है कि हमें पता लग सके कि किसी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अब ये जो बिहेवियरिस्ट है, सबसे पहले ये जो बिहेवियरिज्म वर्ड है या बिहेवियरिज्म की टर्म है, ये किस बंदे ने इस्तेमाल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। तो बिहेवियरिज्म की टर्म आप लोगों ने याद रखनी है। हमें ना तीन नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली मिलते हैं। हाँ जी, नाम आप लोग याद रखेंगे जेबी वाटसन का। जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ये नाम है। ये नाम है जेबी वाटसन। ये जो जेबी वाटसन है, इस बंदे को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो आप लोगों ने नाम याद रखना है जनाब जी, इट इज जेबी वाटसन। क्लियर है? दूसरा सवाल वो आपसे पूछता है, अच्छा, बिहेवियरिज्म का। अब ये जो बिहेवियर वाटसन क्यों फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, इससे पहले भी बिहेवियरिज्म के ऊपर काम कर रहा था। ये जो इस बंदे ने 1815 में, या 18 सॉरी 1815 नहीं, 1875 में तो वो साइकोलॉजी शुरू हो गई थी ना। उसके बाद 1904 का पीरियड आता है। उसके बाद 1913 में, तकरीबन 1912 या 13 में, इस बंदे ने एक बुक लिखी थी। और उस बुक का डायरेक्टली इसने नाम रखा था बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो। बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो। वैसे मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन ये पीपीएससी वाला पूछेगा नहीं कि इसकी किताब का क्या नाम है। ये आप लोगों ने याद नहीं करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फाउंडर फादर फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जेबी वाटसन। ठीक है, बिहेवियरिस्ट जेबी वाटसन ने इसके ऊपर काम किया। अब जो बिहेवियरिस्ट है, ये जो जेबी वाटसन है, इसके काम को आगे एक बंदे ने बढ़ाया है और उसका नाम है थॉर्नडाइक। उसका नाम क्या है? थॉर्नडाइक। ये याद रखना है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है, इस बंदे को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बाहर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने क्या किया था? इसने जेबी वाटसन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाया। ये इसका शागिर्द है। जेबी वाटसन के कामों को आगे बढ़ाया और उसके जो प्रिंसिपल्स थे बिहेवियरिज्म वाले, वो मैं अभी समझाने लगा हूँ आपको। आपने अटेंटिव रहना है। वाटसन वाटसन के जो प्रिंसिपल्स थे, मतलब उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट से जो जो चीजें उसने सीखी या समझी, उनको थॉर्नडाइक ने एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया, बच्चों के ऊपर अप्लाई किया। और देखा कि लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है और लर्निंग के रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ रहे हैं। एजुकेशन तो उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन बाकायदा तौर पे लर्निंग थ्योरीज फिर डेवलप होना शुरू हो गई। तो इस वजह से ये जो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। आप साइकोलॉजी में या जब भी कोई गाइड पढ़ेंगे ना, बहुत दफा इसके सवाल इसके नाम देखेंगे। इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब इसने क्या किया था? अगले पेज पे जरा आ जाते हैं। इसने क्या किया था? इसने बिहेवियरिस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, बिहेवियरिज्म के जो असूल हैं, उनको इसने एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया था। अब बिहेवियरिस्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला असूल, बिहेवियरिस्ट कहते हैं, सुनिए, बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो लर्निंग है, ये जो लर्निंग की डेफिनेशन दी हुई है ना, ये इन्होंने दी है। लर्निंग एक चेंज का नाम है। और किस में चेंज का नाम है? चेंज इन बिहेवियर का नाम है। यानी कि अगर किसी के बिहेवियर में चेंज आएगा तो हम मानते हैं कि वो लर्न किया है उसने। अगर किसी किसी को कुछ पढ़ाने से, कुछ सिखाने से उसके बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं आया, तो इट मीन्स कि उसने लर्न नहीं किया। दूसरा, बिहेवियरिस्ट ने जितने भी तजर्बात किए थे वो इंसानों पे नहीं किए। इन्होंने सारे तजर्बात किए हैं जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। अभी हम आगे दो तीन देखेंगे। या इन्होंने बिलीव किया तजर्बा, या इन्होंने डॉग के ऊपर तजर्बा किया, या इन्होंने चूहे के ऊपर तजर्बा किया। ठीक है, बिहेवियरिस्ट ने और इससे पहले भी जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सारे तजर्बात किए थे जानवरों के ऊपर, और फिर जानवरों के तजर्बात, उनकी लर्निंग को इंसानों में अप्लाई किया। और फिर यहाँ पे ये बिहेवियरिस्ट आके कहते हैं कि एनिमल्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स लर्न अलाइक, यानी कि इंसान और जानवर एक ही तरह से सीखते हैं। समझ आ गई? ये दूसरा प्रिंसिपल बिहेवियरिस्ट का क्या है, कि ये इंसान और जानवर एक ही तरह से सीखते हैं। और वो एक ही तरह से क्या मुराद है?
वो जो टर्म मैंने बोली है ना, लाइक, या वो एक ही तरह क्या है, भाई उससे मुराद ये है कि ये सख्ती से, सख्ती से या सजा से सीखते हैं। समझ आई? या अगर थोड़ी सी अप्रिसिएशन दे दी जाए, यानी कि ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर, या इसके लिए खास जो टर्म है वो है एक्सटर्नल री एनफोर्समेंट। ठीक है, एक्सटर्नल री एनफोर्समेंट, आगे हम एक लफ्ज पढ़ेंगे, वो बहुत दफा रिपीट होगा। तो ये जो बिहेवियरिस्ट है ये मानते हैं कि सारे जानवर, लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर, और वो चेंज इन बिहेवियर हम इंसानों और जानवरों में एक ही तरह से आता है। और वो एक ही तरह से क्या है, किसी को डरा के, धमका के, या उसको री एनफोर्स करके ही उसके बिहेवियर के अंदर चेंज लाया जा सकता है, अदरवाइज उसके बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं आता, अदरवाइज उसकी लर्निंग नहीं आती। समझ आ गई बात की? हाँ, इसको जो मैंने सख्ती से यूज किया ना वर्ड, इसका मतलब है फोर्सफुली, कि आप इनको फोर्स करेंगे तो ये सीखेंगे, अदरवाइज ये नहीं सीखेंगे। ओके। तो ये इनके प्रिंसिपल्स हैं। अब इन प्रिंसिपल्स को थॉर्नडाइक ने आगे फिर अप्लाई किया है अपनी लर्निंग, अपने एजुकेशन के अंदर, और फिर जाके आगे इसने एक लर्निंग थ्योरी बनाई है। उस लर्निंग थ्योरी का नाम है जनाब जी, आप लोगों ने याद रख लेना है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी उसको बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अच्छा, सबसे पहली लर्निंग थ्योरी, या आप यूं कह लें कि लर्निंग की जो ब्रांच है, साइकोलॉजी की ब्रांच है, वो कौन सी है जनाब जी? अभी जो मैंने पढ़ाई है आपको, बिहेवियरिज्म। अभी मैंने आपको सबसे पहले बिहेवियरिज्म पढ़ाया है, इसके बाद और भी है, मैं आपको उनके नाम आज बता दूंगा, फिर हम उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंक्लूड करें कल या परसों। बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिज्म है, और इसके बाद फिर एक कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है। ये दो तीन चीजें हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक जनाब, ये किसकी है? थॉर्नडाइक की है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो मैंने आपको बताया। थॉर्नडाइक कहता है कि ट्रायल एंड एरर, ट्रायल का मतलब है ट्राई, आप कोशिश करेंगे, आप गलती करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर गलती करेंगे, कोशिश करेंगे, गलती करेंगे, बस ये काम चलता रहेगा, और फिर जाके क्या होगा, अल्टीमेटली आप किसी चीज को सीखेंगे। तो ये कहता है कि आप डायरेक्टली किसी चीज को नहीं सीख सकते, डायरेक्टली आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगी, आप उस चीज को प्रैक्टिकली ट्रायल करेंगे, और फिर उसमें कोई एरर आएगा, आप अपना एरर ठीक करेंगे, और फिर जाके आप कहीं जाके सीखेंगे। इस चीज को बोला जाता है ट्रायल एंड एरर। क्लियर है जनाब जी? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा ये जो बंदा है ना थॉर्नडाइक, इसने इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बाद, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसने चूहे के ऊपर एक तजर्बा किया, चूहों के ऊपर तजर्बे किए। ये उसके बाद फिर इसने ना ये थ्योरी का नाम रखा ट्रायल एंड एरर, और बताया कि इस तरह से सीखते। मैंने पहले बताया ना कि ये जितने भी बिहेवियरिस्ट है, इन्होंने तजर्बे जानवरों पे किए, और उनकी एप्लीकेशंस फिर इंसानों पे की, और फिर कहा कि ये दोनों एक तरह से सीखते हैं। फिर इसने ना लॉज ऑफ लर्निंग दिए, लॉज ऑफ लर्निंग। इसने क्या किया, जो ये मैं नाम आपको बोल रहा हूँ थॉर्नडाइक, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बाद, अच्छा वो जो लॉज ऑफ लर्निंग है ना, लॉज ऑफ लर्निंग ये जो लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तो ये 8 9 हैं। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है हमेशा। एक होते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है, और एक होते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, एक सेकेंड, जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है मतलब लर्निंग के कुछ असूल हैं। पहला है उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, ये याद रखना है। लॉ ऑफ रेडीनेस, वो सवाल ऐसे पूछ लेता है पीपीएससी, ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा कि ये कौन सा लॉ है। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि सीखने के लिए आपका रेडी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे इंसान हो जानवर हो, सीखने के लिए उसका रेडी होना बहुत जरूरी है। अब एक बंदा मेंटली रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, तो उसको आप जो मर्जी पढ़ाते रहे वो सीख नहीं पाएगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि लॉज ऑफ लर्निंग में सबसे पहला जो प्राइमरी लॉ है, ये यानी कि ये जरूरी है, ये असूल जरूरी हैं। सेकेंडरी है, दूसरे सेकेंडरी है, किसी में अप्लाई होंगे, किसी जगह अप्लाई नहीं होंगे। सबको सीखने के लिए सबसे पहले रेडी होना पड़ेगा। दूसरा लॉ ऑफ लर्निंग जो है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, और ये किस बंदे ने दिए हैं? ये थॉर्नडाइक ने दिए। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस।
ये जो ऊपर मैंने टर्म इस्तेमाल की है ना, ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या होता है? कोशिश करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जितना ज्यादा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपका बिहेवियर उतने अच्छी तरह से चेंज होता जाएगा, जल्दी चेंज होता जाएगा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है। ऊपर वाला लॉ ऑफ रेडीनेस, नीचे वाला लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो तीसरा लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। हाँ भाई, अब आप लोगों ने रेडी थे, आप लोगों ने कुछ सीखा, प्रैक्टिस किया। अब उस सीखने का आपके ऊपर एक्स इफेक्ट क्या रख हुआ, और वो इफेक्ट कितनी देर तक रहा, ठीक है? इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब थॉर्नडाइक कहता है कि अगर इन तीनों में से एक भी लॉ मिस होगा, आपके बिहेवियर के अंदर जो चेंज आया है वो चेंज टेम्परेरी होगा। वो चेंज क्या होगा? वो टेम्परेरी होगा, और वो फिर लर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ आके थॉर्नडाइक कहता है कि जो चेंज है बिहेवियर में, अगर वो परमानेंट होगा तो लर्निंग होगी। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं लर्निंग की, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लिहाजा आप जहां भी लर्निंग की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो आपको परमानेंट चेंज इन बिहेवियर नजर आएगा, खाली चेंज इन बिहेवियर नजर नहीं आएगा। क्लास ओवर, टाइम ओवर। दोबारा मैं कोशिश करता हूँ उधर। आप लोग 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा।